नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा पीएम नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मंत्रियों से लिए हैं आत्मनिर्भर भारत पर सुझाव और जल्द होगा इस पर अमल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा भारतीय रेलवे का, जिसमें यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोना चांदी के दाम में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। क्या है कीमत, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा करते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मंत्रियों से लिए आत्मनिर्भर भारत पर सुझाव और जल्द होगा इस पर अमल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण धीमी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने पिछले एक महीने में अलग अलग मंत्री समूह की बैठकें की और हर बैठक में पीएम मोदी का फोकस रहा कि जो चीनी बीमारी है, इसके कारण जो वैश्विक आर्थिक संकट आया है, उस संकट को कैसे भारत अवसर में बदल सकता है और कैसे भारत आने वाले दिनों में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री समूह की सभी बैठकों में आत्मनिर्भर भारत के नारे को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों से उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित आइडियाज़ मांगे। इसके पीछे पीएम मोदी का मकसद था कि सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसे कैंपेन के माध्यम से मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए और चीन जैसे देशों पर निर्भरता भी कम हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसको अवसर में बदलने की बात कह रहे हैं। ये चीनी बीमारी है, इसको अवसर में बदलने की बात कह रहे हैं। और इसी बीच आत्मनिर्भर भारत का जो बड़ा नारा दिया है पीएम मोदी ने, वो कई यहाँ पर निवेशकों और उद्यमियों के लिए यहाँ पर अवसर बन सकता है, क्योंकि ज़बरदस्त लहर यहाँ पर अब मेक इन इंडिया की चल रही है। चाइनीज़ मोबाइल ऐप भी 59 बैन कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब भारत के लोगों के पास ये मौका है कि वो अब इन ऐप की जगह अपने ऐप बनाकर वायरल करें या फिर अपने किसी प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचें और चीन पर देश की निर्भरता कम हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल 2023 से शुरू हो सकती है निजी ट्रेनों की शुरुआत और बढ़ेगी रफ्तार और मिलेगी क्वांटम जंप। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त भारतीय रेलवे से आ रही है। भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यात्री ट्रेनों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का मतलब टेक्नोलॉजी में क्वांटम जंप यानी कि बड़ा परिवर्तन मिलना और इससे रफ्तार बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 से प्राइवेट ट्रेनें चलाने की बात यहाँ पर हो रही है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि प्राइवेट ट्रेनों को चलने के बाद यहाँ पर समय जो विलंब होता था वो बचेगा और इसी के साथ क्वांटम जंप यानी कि बड़ा परिवर्तन रेलवे में आ सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर निजी कंपनियों की ओर से ट्रेन के संचालन में प्रदर्शन के मानकों का पालन नहीं होता है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही यादव ने कहा कि भागीदारी के साथ साथ ट्रेनें भी निजी कंपनियों को ही लेनी होंगी और उनकी देखभाल भी उन्हीं के जिम्मे होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब अगर 2023 के बाद रेलवे ने लेट की, किसी ट्रेन ने लेट की और समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंचा सकी तो उसके लिए उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ट्रेनें साफ़ नहीं रही यानी कि ट्रेन का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भी प्राइवेट कंपनी को ही है और अगर वो साफ़ नहीं रही तो उसके लिए भी उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता रहे हैं कि सोना चांदी के दामों में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। 1168 रुपये सस्ती हुई चांदी और जानिए आज के रेट। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, सर्राफा बाजार से गुरुवार के लिए दोनों कीमती धातुओं का भाव आ गया है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने जानकारी दी है कि गुरुवार को गोल्ड और सिल्वर की कीमतें में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सोने के भाव में 448 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1168 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। दरअसल दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोना चांदी जो लोग खरीदने वाले हैं उनके लिए ये सही मौका है। चांदी की कीमतें 1168 और इसी के साथ सोने का दाम भी यहाँ पर कम होकर के 39,100
35 रुपये के स्तर पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 10 ग्राम सोने का हमने आपको रेट बताया। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन के चलते बंद ताजमहल और लाल किला समेत सभी स्मारक 6 जुलाई से खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश में बंद किए गए ताजमहल और लाल किला समेत सभी स्मारकों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि 6 जुलाई से स्मारकों को खोला जा सकता है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि तय किया गया है कि सभी स्मारकों को 6 जुलाई से पूरी सावधानी के साथ खोला जा सकता है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 से 4 दिन दिल्ली एनसीआर वालों को सताएगी गर्मी, वीकेंड पर हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। और दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी से अगले 3 से 4 दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली के लिए कोई राहत नहीं है और यहाँ के लोगों को 3-4 दिनों तक गर्मी से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड पर बारिश होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3-4 दिनों की गर्मी रहेगी, लेकिन 4-5 जुलाई को हल्की बारिश होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या गिर जाएगी झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार? निशिकांत दुबे ने दुमका में कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रावणी मेला लगने से इनकार करने वाले हेमंत सोरेन की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट में लंबित मामले पर फैसला आने से पहले बाबा धाम में श्रावणी मेला पर अपना फैसला देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट की अवमानना की है। शुक्रवार को हमारे वकील कोर्ट में यह मुद्दा उठाएंगे, ये कहना है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। और गुरुवार को उन्होंने दुमका में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ मंदिर पर मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मामला अदालत की अवमानना का भी है और उन्होंने अच्छे को गिरते मरते देखा है। कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। हेमंत सोरेन ने चाइनीज़ बीमारी के मद्देनज़र कहा था कि बाबा धाम में इस बार खुलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीनी बीमारी को लेकर यहाँ पर सतर्क रहना ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच गोड्डा के सांसद ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि कोर्ट के फैसले से पहले ये बयान देना कोर्ट की अवमानना है और इसी को लेकर के वो कोर्ट जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार भी गिर सकती है। हेमंत सोरेन की ये बड़ा बयान दे दिया है। गोड्डा खबर की तरफ। चीनी ऐप्स पर बैन को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया डिजिटल स्ट्राइक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है, जिनमें टिकटॉक समेत अन्य ऐप शामिल हैं। सरकार इसको एक बड़ा कदम बता रही है और सरकार के इस बड़े कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने चीनी ऐप्स बैन करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और अब जब चीन ने यह हरकत की है तो डिजिटल स्ट्राइक भारत ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नज़र डालेगा तो हम उसका करारा जवाब भी देना जानते हैं। हमने चीन की एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाकर देशवासियों के डाटा की रक्षा की है। ये डिजिटल स्ट्राइक है। उन्होंने चीन और भारत के बीच जारी तनाव को लेकर माकपा पर निशाना भी साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आखिर क्यों कम्युनिस्ट पार्टी चीन की आलोचना नहीं करती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के 100वें दिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 28 नए मंत्रियों के साथ 12 सिंधिया गुट के। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसके कुछ दिनों के बाद 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन अब दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के 12 लोगों को मंत्री बनाया गया है और टोटल 28 नए मंत्री कैबिनेट विस्तार में बनाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप SBI ग्राहक हैं तो हो जाइए अलर्ट। बैंक ने ATM से कैश निकालने के बदले नियम और नहीं जानने पर भरना होगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक ATM से कैश निकालने के नियम बदल दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के समय ATM से कैश निकालने के नियमों को बदल
बदल दिया गया था। ये मियाद 30 जून 2020 को ख़त्म हो चुकी है और अब SBI ने ATM से कैश निकालने के नियमों को फिर बदल दिया है। तो दोस्तों क्या है नियम, वो हम आपको बता रहे हैं। SBI खाता धारक जिनका मासिक बैलेंस औसतन 25,000 रहता है वो बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं, जिसमें 5 बार SBI ATM से और 3 बार अन्य ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। जिनके 25,000 से 50,000 औसतन बैलेंस रहता है वो खाता धारक 10 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। जिनके अकाउंट में 50,000 से 1 लाख रुपए एवरेज पैसा रहता है वो बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। और 1 लाख से ऊपर बैलेंस वाले खाता धारक बैंक ब्रांच से कैश निकालने के लिए कोई उनके लिए पाबंदी नहीं है। बैंक ब्रांच से वह कितनी बार भी कैश निकाल सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर SBI 5 से 8 रुपए पर GST लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है SBI खाता धारकों के लिए। अगर आपका बैंक बैलेंस 1 लाख से कम रहता है तो आप कितनी बार बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, इस पर अब लिमिट लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम से जुड़ी है। दिल्ली समेत इन राज्यों में बढ़ी गर्मी, जाने कब होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली NCR में गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक यहाँ गर्मी का कहर जारी रहेगा। हालांकि विभाग ने जुलाई में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं यहाँ आर्द्रता का स्तर 57 से 84% के बीच रहा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 25 जून को राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दस्तक देने के बावजूद पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। अगले 24 घंटे का मौसम का हाल देखें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है महज अगले 24 घंटे में। वहीं आपको बता दें कि बुधवार की रात महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई और आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समेत केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात समेत अन्य राज्यों की, तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में भी मानसून में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सावन 2020 जाने कब से शुरू होगा सावन और क्या है इसका महत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भोले भंडारी का महीना सावन 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस साल सावन 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त तक रहेगा। और इस साल के सावन की खास बात यह है कि इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इस महीने का अंत भी सोमवार के साथ ही हो रहा है। यानी सावन के शुरुआत का पहला और आखिरी दिन सोमवार को ही पड़ रहा है। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा आराधना का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, लिहाजा इस महीने भगवान शिव के भक्त ज़्यादा तन्मयता उनकी उपासना करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में हर महीने का एक अलग महत्व है, लेकिन सावन के महीने को भगवान शंकर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे खास माने जाते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपने बंगले को खाली कर अब लखनऊ हो सकती हैं शिफ्ट और यहाँ होगा उनका ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हमने कल भी बताया था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। प्रियंका को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस में ये भी लिखा गया था कि प्रियंका गांधी अपने लोधी स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 को 1 महीने के भीतर खाली करें। इस खबर के साथ ही यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने खबर मीडिया में फ्लोट करने लगे और प्रियंका गांधी जल्द लखनऊ शिफ्ट होने वाली हैं। ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो अब तक लखनऊ शिफ्ट हो गई होती। ये भी बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब लखनऊ में शिफ्ट होना उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से भी एक बड़ी खबर मानी जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण, इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद अब 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये तीसरी बार है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसका चंद्रमा के आकार का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, अर्थात चंद्रमा सामान्य दिनों की तरह ही नजर आएगा।
चंद्र ग्रहण का राशियों पर ज़रूर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिल सकेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों में 5 राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि पिछले साल के लगभग बराबर रही गेहूं की खरीद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं खरीद की समय सीमा समाप्त हो गई है। 30 जून को गेहूं की खरीद खत्म हो गई। सरकारी केंद्रों पर 15 अप्रैल से 30 जून तक 35.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कुल खरीद खाद्य विभाग के द्वारा की गई। और खास बात यह रही कि कोरोना संकट में भी पिछले साल के मुकाबले गेहूं की लगभग खरीद बराबर ही हुई है। पिछले साल 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी और इस साल 35.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, यानी पिछले साल के मुकाबले 1.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही कम खरीदा गया। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल में सियासी हलचल, राष्ट्रपति से मिले पीएम ओली, देश को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबरों के बीच वह आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के लिए शीतल निवास पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ओली आज देश को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने उनका इस्तीफा मांगा था। वहीं आज कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए संसद के बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में पीएम ओली मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों सरकार गिर सकती है नेपाल की, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री ने सरकार को खतरे आने के लिए भारत की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था भारत की सरकार द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि नेपाल की सरकार में। अगली बड़ी खबर की तरफ, इंडियन रेलवेज की तरफ से बड़ा अपडेट। कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर बिक रहे चादर, तकिया और कंबल, यहाँ हुई ये बड़ी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। देश में चीनी बीमारी के चलते भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहा है। और आपको बता दें कि संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे की ओर से ट्रेनों में यात्रियों को तकिया, चादर, कंबल नहीं दिए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा के बाद रेलवे ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। कहा कि अगर आप घर से चादर, तकिया या कंबल लाना भूल गए हैं तो आसानी से रेलवे स्टेशन से इसको खरीद सकते हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो गई है। रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी क्रम में भारतीय रेल ने पहली बार दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर, जिसमें आपको बता दें कि अगर आप घर से चादर, तकिया ये सब ले जाना भूल जाते हैं और कोरोना काल में जिस प्रकार से रेलवेज ने ये सब ट्रेन में देना बंद कर दिया था, अब इसको लेकर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और अब आप स्टेशन पर ये चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर की तरफ, जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी आ रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। जी हाँ दोस्तों, नया रेट क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों अनलॉक 2.0 के शुरू होने के साथ ही दिल्ली वालों को महंगाई का एक झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 1 रुपए का इजाफा किया है और कहने को यह बढ़ोतरी महज 1 रुपए की है, लेकिन इसमें लाखों लोग प्रभावित होंगे। कीमत में इजाफे के बाद 1 जुलाई से दिल्ली वालों को एक रसोई गैस सिलेंडर के लिए 594 रुपए प्रति सिलेंडर चुकाने होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक बैन होने पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा उन लोगों को क्या जो बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय चीन सीमा विवाद के बीच डाटा सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। बैन होने वाले ऐप में मशहूर वीडियो ऐप टिकटॉक भी शामिल है। अब टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने टिकटॉक बैन करने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। नुसरत जहां ने कोलकाता में इस्कॉन की ओर से आयोजित उल्टा रथ यात्रा सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिकटॉक बैन होने पर जिन लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ था वो लोग बेरोजगार होंगे। तो इस पर सरकार ने क्या सोचा? लोगों की नोटबंदी की तरह इसे भी झेलना पड़ेगा। मुझे बैन से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल उठाया है टीएमसी सांसद ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने वीवो को कहा अलविदा।
प्रतिबंध लगने के 24 घंटे के अंदर लिया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को अलविदा कह दिया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें वीबो भी शामिल है। और पीएम मोदी ने साल 2015 में इस पर अपना अकाउंट बनाया था और उनका अकाउंट वेरीफाइड भी था, जिसको अब पीएम मोदी ने डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख संग रक्षा मंत्री करेंगे लेह का दौरा और सुरक्षा स्थितियों का लेंगे जायजा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी आक्रामकताओं को देखने और शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेह का दौरा करेंगे। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले खबर को शेयर कीजिए। जय हिंद।